नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी में सेट नंबर 9 को कर रहे हैं और किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टारगेट एग्ज़ाम अपना है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। ठीक, तो बिना देरी करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एक कहानी यह भी आत्मकथा है। तो पहले तो यही याद रखना कि एक कहानी यह भी ये है क्या, तो ये आत्मकथा है। ऑप्शन आएगा निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या आत्मकथा। तो आपको याद रखना है आत्मकथा है। तो अब इस आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो इस आत्मकथा के रचनाकार है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। अगर हम मन्नू भंडारी की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी 2-3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच लिख लोगे आप भी, मुस्कान। ठीक। अगर एक और की बात करें तो कहता कि एक है आपका बंटी। आपका बंटी, ये उपन्यास है आपका बंटी। एक है यही सच है। मन्नू भंडारी की एक रचना और है यही सच है। ठीक, 3 हो गई। एक याद रखना है त्रिशंकु, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिशंकु। और जो एक अगली लिख रहे हैं ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। लिखा है आंखों देखा झूठा तथा अकेली है। आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ तथा एक रचना अकेली, एक अकेली है। ठीक है, यानी 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ और एक अकेली। अकेली ये रचनाएं किसकी हैं? मन्नू भंडारी की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा बनती है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर मानी जाती है मुंशी प्रेमचंद की। अगर मुंशी प्रेमचंद की अन्य कहानियों की बात करें तो एक कहानी याद रखना, अनाथ लड़की। अनाथ लड़की बहुत अच्छी है। 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा। और एक बहुत रोचक है, आपने 9th या हाई स्कूल में वो कहानी पढ़ी होगी, ईदगाह। ईदगाह ये भी क्या है? एक कहानी है। एक याद रखना है ममता। ममता भी इनकी कहानी मानी जाती है। ईदगाह और ममता ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक मानी जाती है। एक इनकी कहानी है पूस की रात। पूस की रात। अगर एक कहानी और हम आपसे बात करें तो ये याद रखना है परीक्षा। परीक्षा। एक है प्राश्चित, प्राश्चित। और एक महत्वपूर्ण है, नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा बहुत पूछी जाती है। जैसे ईदगाह बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही नमक का दरोगा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और पंच परमेश्वर तो उसने पूछी रखी है। तो ये सारी की सारी कहानियां किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अगले प्रश्न पे चले। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए कहा जाता है अकिंचन। क्या कहा जाता है? अकिंचन। अगला प्रश्न, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है, अंतस्थ वर्ग के। ऊष्म वर्ग की बात करें तो तीनों सा और हा। ओष्ठ वर्ण की बात करें तो उ और उ। इसके बाद पूरा पा वर्ग, पा वर्ग यानी पा फा बा बा मा। तालब की बात करें तो ई और बड़ी ई। इसके बाद पूरा का पूरा चा वर्ग, चा चा जा जा इया। अगला, इनमें से कौन सा शब्द गृध का तद्भव शब्द है? ठीक, इनमें से बताना है कौन सा शब्द जो है वो गृध का तद्भव शब्द है। देखो, तो गृध का तद्भव शब्द होता है गीध, और गृध कैसा है? तो ये अपने आप पे तत्सम शब्द है। तत्सम। अगला प्रश्न, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है?
तो याद रखना जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद के अन्य अगर नाटकों की हम बात कर दें तो देखो, एक है अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरी की बात करें स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगर एक और है, एक है कामना, कामना। और एक हमने बताई थी कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय। ठीक, एक याद रखना ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। और एक याद रख लेना इनकी अग्निमित्र, इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे अग्निमित्र। ठीक, राजश्री के साथ साथ इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विज्ञ का विलोम क्या है? तो विज्ञ का विलोम है अग्ग। विज्ञ का क्या होता है? अग्ग। अगर हम बात करें प्रज्ञ का विलोम, तो प्रज्ञ का विलोम होता है मुंह, यानी मूर्ख व्यक्ति। ठीक, अगर हम बात और अभिज्ञ, विज्ञ का अज्ञ भी हो गया और अभिज्ञ, अज्ञ याद रखना है। ठीक है, और सुविज्ञ का अभिज्ञ, सुविज्ञ का अभिज्ञ बनता है। अगले प्रश्न पे चले, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा? वो शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में चार आते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में कोई एक दिख रहा होगा, अर्थात क्या दिख रहा है? लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो विकारी शब्द कौन हो गया? सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना, यानी किसी काम में विघ्न डालना, यानी रोड़ा अटकाना होता है। अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में बनता है इत धन आदि, इत धन आदि। ठीक, ई के साथ आया बन गया या, और आ है बड़ा तो बन गया ये बड़ा आ, तो इत्यादि। ई आ ये कौन सी? तो यण संधि। यण किसका उदाहरण है? तो स्वर संधि का। किसका उदाहरण माना जाता है? स्वर संधि का माना जाता है। अगले प्रश्न पे चले, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, है नहीं, है होना चाहिए, यहाँ पे क्रिया की गलती। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, यहाँ भी अनुस्वार होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, तो दोनों गलत। चंद्रगुप्त के विविध नाम है नहीं, यहाँ भी अनुस्वार की दिक्कत। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, यहाँ पे अनुस्वार दिख रहा है, यानी डी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है। सीमा अपने से ही चली गई, अपने से ही कुछ वाक्य नहीं बन रही। सीमा खुद चली गई, ये भी नहीं बन रहा। पूरे चारों पढ़ेंगे फिर जो सही अच्छा समझ में आएगा सही उसको सही करेंगे। सीमा आपके आप चली गई, ऐसा कोई वाक्य नहीं बनता। सीमा अपने आप चली गई, बस। सीमा अपने आप चली गई या सीमा स्वयं चली गई, अपने आप की जगह स्वयं भी आ सकता है। ठीक, तो याद रखना डी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर भी न दे सके के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो स्त्री सूर भी न देख सके उसे लिए कहा जाता है असूर्य स्पर्शा, असूर्य स्पर्शा, यानी बी नंबर। असूर स्पर्शा उच्चारण याद कर लोगे अपने हिसाब से, बी नंबर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? वो शब्द बताना है जो शब्द तत्सम हो। देखो, जीभ का तत्सम जिह्वा होता है, मुख का तत्सम मुख का तद्भव होता है मुंह।
कान का तत्सम होता है कर्ण, दांत का तत्सम होता है दंत, और जीभ का याद, जीभ का जीभा होती है। तो कौन सा जीभ, हाँ लिख दे जीभ। ठीक? तो देखो जिह्वा तत्सम है, कर्ण तत्सम है, दंत तत्सम है, लेकिन मुख कैसा है, तद्भव है। तो मुख यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तो यानी बी नंबर सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का नवा रस इनमें से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का नवा रस किसको माना जाता है दोस्त? तो वो है शांत रस, और इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, निर्वेद। अगला, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, और तभी से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351। अगला, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ठीक है, तो अज्ञान शब्द का तत्सम रूप होता है अजान, यानी बी नंबर। ठीक, अजान। अगले प्रश्न पे चलें, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो परोपकार बनता है परधन उपकार, परधन उपकार, और जब परधन उपकार बना तो इसमें कौन सी संधि आपको समझ में आ रही है? आक की संधि ऊंचे ओरी बन गया ओ, और ये किसमें बनता है? गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त, तो था वाले तो सारे गलत हो जाएंगे, तो बचा कौन? बी नंबर, यानी अभ्यस्त। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यानी पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, उन 5 बोलियों में एक बोली नहीं है। तो देखो पौरवी आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है, हरियाणवी को बांगड़ू भी कहा जाता है, वो भी आती है। ठीक है, कन्नौजी भी आती है, खड़ी बोली आती है, और ब्रजभाषा आती है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन नहीं आती? तो अवधी नहीं आती। अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के। ठीक, तो सही कौन सा? ये नंबर। अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? ठीक, तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो गंगा का पर्यायवाची होता है त्रिपथगा, 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 यानी बी नंबर। अगले प्रश्न पे चले, इनमें से कौन सा, इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक, तो फल का पर्यायवाची आप खुद ही देख रहे हो कौन सा माना जाएगा। तो फल का पर्यायवाची माना जाता है परिणाम, डी नंबर। अगले प्रश्न पे चले, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से बना है। ठीक, तो देखो अभियोग में अभी उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, व्यायाम में भी उपसर्ग लगा है, भी उपसर्ग लगा है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से कौन? तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों के तीनों शब्द बिना प्रत्यय के हैं। किससे बने हैं? तो ये उपसर्ग से दोस्त बने हैं। इनमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा के इनको बनाया गया है। अगले प्रश्न में चले हम लोग, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो मुख रूपी चांद, यानी मुख ऐसा है जैसे चांद, यानी तुलना लेकिन की नहीं गई है, तो मुख को ही चांद बता रहा है। तो जहां आभेद रूप से उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। जैसे कह दिया जाए कि भगवान कृष्ण ने कहा मैया यशोदा से, मैया मोई चंद्र खिलौना चाहिए, यानी खेलने के लिए चांद ही चाहिए। अगर वो कहते चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए तो वहां पे उपमा अलंकार, लेकिन चंद्र ही चाहिए, चांद ही चाहिए, तो वहां पे कौन सा दोस्त अलंकार? रूपक अलंकार। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। हाँ, इसी पे थोड़ी सी व्याख्या अगर कर दें तो यमक अलंकार याद रखना कि शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होगी, और हर बार अर्थ उनका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
जैसे कनक कनकते सौगुनी, पहले कनक का मतलब सोना, दूसरे कनक का मतलब धतूरा। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहे कभी बेनी, तो पहले कभी बेनी है, बेनी ब्याल की, दूसरी बेनी का मतलब है मड़ी, ब्याल मीन्स नाग, तो सांप की मड़ी चुरा लीनी। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। और रति रति शोभा, रति के शरीर की, यानी पहले रति का मतलब है रत्ती रत्ती वाला, और दूसरे रति का मतलब पहुंच जाता है कामदेव की पत्नी, जो मानी जाती है कि बहुत सुंदर थी। ठीक, श्लेष अलंकार की अगर बात करें तो जहां शब्द तो एक होगा, शब्द एक, लेकिन उस शब्द के अर्थ कई निकल रहे होंगे। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। शब्द क्या आया? सुमिरन। शब्द क्या आया? सुमिरन। और इस सुमिरन में तीन अर्थ छिपे हैं। सुमिरन, कवि, व्यभिचारी और चोर, तो तीनों के लिए सुमिरन का अर्थ अलग है। कवि सुंदर शब्द, सुंदर वर्ण देखेगा, व्यभिचारी सुंदर स्त्री देखेगा, और चोर संपत्ति देखेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या बनता है? तो वो होता है अनाहूत। क्या होता है? अनाहूत। अगर बात करें अतिथि की, तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, तिथि निश्चित नहीं, वो क्या होता है? अतिथि होता है। ठीक है, अब व्यागत की बात करें तो अब व्यागत होता है कि वह जो कहीं से चलकर आया हो, कहीं से आने वाला, यानी अब व्यागत कहीं से चलकर आने वाला। ठीक, याद रखना। अगले ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? तो उनमें से याद रखना कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। ये पैसेज है, ठीक, पहले ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा पैसेज सेकंड पेज पे होगा, और इसके बाद फिर प्रश्नों के जवाब देंगे। कह रहा पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। विज्ञान के हाथ में पहुंचने विज्ञान 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 के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जात का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना हो जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यानी विज्ञान जो प्रकृति थी, प्रकृति किसके हाथ में चली गई? विज्ञान के हाथ में चली गई, जैसा आप देख रहे हो। अब नीचे प्रश्न पढ़ने हैं। विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? प्रकृति जगत को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। यानी विज्ञान के साथ साथ आप, ये लिखा है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। तभी आप क्या करोगे कि जो विज्ञान है उसको भस्मासुर बनने से रोक लोगे। हमारी विज्ञानगत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? तो महत्वपूर्ण देन कौन सी मानी जाती है? ठीक, तो अगर जीवन का सर्वांगीण विकास, ऐसा तो है नहीं। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, यही सही है, और ये मिलता भी है। पिछले जहां हमने देखा था कि ये लिखा है, अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों नहीं कहा जा सकता? पहलेंगे
साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वाचित हैं। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो चुका है, अभी पूर्णतया परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं है, बहुत ज्यादा है आशातीत गतिशीलता का। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, कहाँ मानव के हाथ में है, वो मानव के हाथ से निकलकर विज्ञान की तरफ चले गए हैं। तो कौन सा सही लग रहा है? ए नंबर, यानी साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वाचित हो चुके हैं या निर्वाचित हैं। साहित्य निर्वाचित है, कला, धर्म और मानव चेतना ये निर्वाचित हो चुके हैं। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दासत्व शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है त्वा, क्योंकि मूल शब्द है दास और दास में प्रत्यय लगाया तो दासत्व बन गया। तो बी नंबर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? ठीक, तो समय सरगम उपन्यास अगर हम बात करें तो ये रचना है कृष्णा सोबती की। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। अगर कृष्णा सोबती की अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो यहाँ आप नीचे देखोगे, एक रचना है सूरजमुखी अंधेरे में, अंधेरे में, जिंदगी नामा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी नामा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक याद रखना दिलो दानिश, कभी कभी इसने पूछा है दिलो दानिश। जितनी रचनाएं आपके सामने लिख रहे हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में उसने पूछा है। एक है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, जिसमें जिंदगी नामा तो बहुत ज्यादा याद रखना। ठीक है, एक याद रखना यारों के यार, यारों के यार। ठीक है, और एक याद रखना ए लड़की, ए लड़की। ठीक है, और अंतिम याद रखना एक है तीन पहाड़, तीन पहाड़। तो ये कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, इनको आपको जरूर याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलें। टाटा का विशेषण क्या होगा? तो देखो, कंटक, कांटा का कंटक तो तत्सम होता है, कांट शब्द ने कंटकीर्ण नहीं, कटीला। कांटा का विशेषण कैसा? कटीला, यानी वो कैसा है? कटीला है। वो कैसा है? कटीला है। और विशेषण आप कैसा लगा के प्राप्त करते हो तो वह कटीला हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी का मतलब प्रारंभिक जननी। और हिंदी किससे उत्पन्न हुई है? तो उत्पन्न नहीं है संस्कृत से। अगर हम बात करें संस्कृत, और संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया, एक बन गई वैदिक संस्कृत और दोस्त एक बन गई लौकिक संस्कृत। दूसरी है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश के बाद है अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद खड़ी बोली या हिंदी। खड़ी बोली नहीं, हिंदी कह देंगे हम लोग। क्या कह देंगे? हिंदी कह देंगे। हिंदी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है। बुद्धिमान विशेषण है, बुद्धिमान कैसा है? विशेषण है। ठीक है, मीठा विशेषण है। पहला मिठास संज्ञा हो जाएगी, कैसी संज्ञा? भाववाचक। ठीक, पहला ये विशेषण है, कैसा विशेषण? क्रमवाची। तेज, तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे कहते हैं वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का प्रभाव किस पे दिखा रहा है? तेज पे दिखा रहा है, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वही क्रिया विशेषण है। तो डी नंबर एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा अर्पण का विलोम कौन सा है? अर्पण का, किसी को कोई चीज अर्पित करना और किसी से कोई चीज ग्रहण करना। तो अर्पण का विलोम क्या हो जाता है दोस्त? ग्रहण करना हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। गरल शब्द का विलोम कौन सा है? तो गरल का मतलब होता है जहर, गरल का मतलब जहर। तो अब जहर से क्या बन जाएगा? सुधा। गरल का क्या हो जाता है? सुधा। अमृत और पीयूष न होगा क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। गरल तद्भव शब्द है तो सुधा तद्भव शब्द आएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आगामी होता है, आगामी।
क्या होता है? आगामी। तो कौन सा दिख रहा है? देखो, आगामी तो होगा नहीं, आगामी तो बिल्कुल नहीं, आगामी तो बिल्कुल नहीं, आगामी यानी ए नंबर। शिष्ट का विलोम कौन सा है? शिष्ट का। तो शिष्ट का क्या हो जाता है? अशिष्ट। शिष्ट का क्या हो जाएगा? अशिष्ट। और अगर हम बात करें विशिष्ट, तो विशिष्ट का हो जाता है साधारण। बात करें निकृष्ट, तो निकृष्ट का हो जाता है उत्कृष्ट। निकृष्ट का उत्कृष्ट। अगर बात करें अवशिष्ट, अवशिष्ट, तो अवशिष्ट का होता है अशेष। अवशिष्ट कहते नहीं, कुछ अवशिष्ट बचा यानी शेष बचा, और शेष ना बचा यानी अशेष। अशेष। तो शिष्ट का विलोम क्या हो गया दोस्त? अशिष्ट हो गया। ठीक, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है अग्नि का विशेषण कौन सा है? अग्नि का विशेषण बताना है कौन सा है। तो या प्रत्यय लगने से, या प्रत्यय लगने से विशेषण बन जाता है। विशेषण समानता, जैसे इत लगने से विशेषण बन जाता है, ऐसे या लगने से विशेषण हो जाता है। तो अग्नि में लग जाएगा या, तो बन जाता है आग्नेय। तो विशेषण क्या है? आग्नेय। ठीक, तो आज की क्लास के अपने जो 40 प्रश्न हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं। और आपने यदि पिछले वीडियो नहीं किए तो आप जरूर करिएगा। प्रश्नों की आवृत्ति 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पर टकरा रहे हैं। और आप यदि अभी तक लर्निंग कहीं से भी पढ़ा है, और यदि आप यूपी योगा क्लासेस को सब्सक्राइब किए हैं और हिंदी और जीएस बेहतर करना चाह रहे, तो इन सेशनों का हिस्से जरूर लीजिएगा। इन सेशनों में हिस्सेदारी जरूर लीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है मिसलेनियस पे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन आपको अलग से दिया जा रहा है, आपको वो भी करना है। आपकी परीक्षा संभवतः जुलाई माह में प्रस्तावित है, तो उसके लिए आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।